मैं मूल रूप से यूपी की आजमगढ़ से हूँ। काफ़ी पहले अब्बू मुंबई आ गए थे। यहाँ जोगेश्वरी में एक कमरे में हम 3 बहनें, भाई और अम्मी अब्बू रहते थे। खाना पीना नहाना सब कुछ उसी कमरे में। अब्बू रास्ते में टाट बिछाकर कांदा बटाटा बेचते थे। देर रात जब घर लौटते तो कभी उनकी जेब में 10 रुपए होते तो कभी 20 रुपए। मुझे याद है जब दीदी 10वीं में गई थी तो रिश्तेदारों ने बहुत ताने मारे। उन लोगों ने अब्बू से कहा कि लड़की को घर से बाहर पढ़ने क्यों भेज रहे हैं, लेकिन पापा ने सबकी बात अनसुनी कर दी। दीदी ने 10वीं में स्कूल में टॉप किया। वह मुझे अक्सर कहती थी कि पढ़ाई पर फोकस करो, हमारी किस्मत पढ़ाई से ही बदलेगी। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। बड़े भाई के साथ स्कूल जाती। अब्बू 3 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे लिए खाना लाते। स्कूल से आने के बाद भाई के साथ मैं भी कांदा बटाटा बेचती। हम दोनों चिल्ला चिल्लाकर बोलते कि 10 का 2.5 किलो, 10 का 2.5 किलो। हमें लगता कि चिल्लाने से हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। हमारी कोशिश होती कि कैसे भी करके कॉपी किताब के लिए पैसे जुट जाएं। इस तरह 6-7 साल सड़कों पर कांदा बटाटा बेचा। जब 14 साल की हुई तो लोग कहने लगे कि सयानी लड़की का सड़क पर खड़े होकर कांदा बटाटा बेचना सही नहीं है। फिर मैं घर में रहने लगी। इसके बाद हमने पैसे कमाने का दूसरा तरीका अपनाया। हम सिर पर 10-10 किलो की जीन्स की गठरी उठाकर लाते और घर में उसके फालतू धागे छुड़ाते। साथ ही हमने कुंदन की ज्वेलरी बनाना, कपड़े सिलना, बटन छाटना जैसे काम किए। दिवाली पर क्राफ्ट मार्केट से लाइटें लाकर बेचते थे ताकि कुछ रुपयों की व्यवस्था हो जाए। अब्बू का कहना था कि जो भी करना है खुद के बल पर ही करना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। मुझे याद है रमज़ान में इफ्तारी के लिए खजूर तक नहीं होता हमारे पास। चटनी और मोटी रोटी के साथ रोज़ा खोले हैं हमने। पानी के लिए लाइन में खड़े हुए सुबह से शाम हो जाती, तब जाकर एक कैन पानी मिलता था। इस बीच दीदी को डायलिसिस टेक्नीशियन की पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। उन्हें 1500 रुपये मिलते थे। इससे हमें थोड़ी हिम्मत मिली। फिर मेरी भी 10वीं हो गई। मैंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में सभी स्कूलों में टॉप किया। मैंने बहन से पूछा कि क्या करूं? उसने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, तुम डॉक्टर बनो, मैं मदद करूंगी। इसके बाद मैंने 11वीं में साइंस स्ट्रीम में दाखिला लिया। 7 अक्टूबर 2008 की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ख़त्म हो गए थे। मैं लोकल ट्रेन से बांद्रा से जोगेश्वरी जा रही थी। जैसे ही अंधेरी स्टेशन आया, मैं गेट के पास चली आई ताकि उतरते वक्त भीड़ से बच सकूं। कुछ देर बाद मुझे किसी ने धक्का दिया या मैं खुद ही गिर गई, मुझे याद नहीं। एक ही झटके में ट्रेन की पटरियों पर आ गिरी। मेरे पैर के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। मेरा एक पैर कट कर बुरखे में फंस गया था। दूसरे पैर से खूब खून बह रहा था। इतना दर्द कि बता नहीं सकती। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। जोर से प्यास लगी थी। पानी पानी मैं चीख रही थी। लोगों से मिन्नतें कर रही थी कि कोई पानी पिला दो, मेरे अम्मी को फोन कर दो। लेकिन कोई सामने नहीं आया। सब तमाशा देख रहे थे। फिर शादाब नाम का एक आदमी दौड़ते हुए आया। उसने मुझे पानी पिलाया और मेरे घर पर फोन किया। तब तक पुलिस आ चुकी थी। आधे घंटे बाद मुझे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। मेरे जख्म पर लगाकर छोड़ दिया गया। सारा दिन अकेली स्ट्रेचर पर पड़ी रही। मुझे किसी ने नहीं देखा। शाम होते होते भाई वहाँ आ गया। मैंने भाई से कहा कि मेरा पैर कट गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद परिवार के बाकी लोग भी आ गए। अस्पताल वाले ना तो मेरा इलाज कर रहे थे और ना ही मुझे डिस्चार्ज कर रहे थे। काफ़ी हंगामे के बाद उन लोगों ने मुझे रेफ़र किया। इसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। दीदी और जीजा इसी अस्पताल में डायलिसिस टेक्नीशियन की नौकरी करते थे। वहाँ डॉक्टर संजय कंथारिया ने मेरा इलाज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की 24 घंटे ज़िंदा रह गई तो बच सकती है, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। हादसे की वजह से मेरा काफ़ी सारा खून बह चुका था। अनगिनत सर्जरी हुई। 24 घंटे बाद मुझे होश आया। होश आने के बाद दीदी ने कहा, रोशन तुम्हारा एक पैर नहीं रहा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। फिर वो बोली कि तुम्हारा दूसरा पैर भी नहीं रहा।
इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। मैं बहुत रोई। मैं ये तो जानती थी कि ट्रेन से मेरा एक पैर कट चुका है, लेकिन वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से दूसरे पैर में गैंग्रीन हो गया, लिहाजा उसे भी काटना पड़ा। इस दौरान 3 महीने मैंने अस्पताल में जो झेला है वो मैं ही जानती हूँ। जो लोग अस्पताल में मिलने आते थे वो बोलते थे कि लड़की है, पैर कट गए हैं, अब क्या करेगी, माँ बाप पर बोझ बन गई है, कल माँ मर जाएगी तो क्या करेगी, वॉशरूम आना जाना खाना पीना कैसे करेगी, इसकी शादी कैसे होगी। मुझे लगने लगा कि खुदा ने मुझे ज़िंदा ही क्यों रखा है, मर क्यों नहीं गई। 3 महीने बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। माँ ही मुझे टॉयलेट ले जाती, नहलाती और खाना खिलाती। मुझे लगा कि इस उम्र में तो मुझे अम्मी की सेवा करनी चाहिए और वह मुझे गोद में उठाकर टॉयलेट लेकर जा रही है। ऊपर से लोग ताना मार रहे हैं, मेरा हौसला और टूटता था। डॉक्टर संजय कंथारिया ने मेरी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने मेरे जीजा से कहा कि इस पर तरस खाना बंद करो, ये खुद सारे काम करेगी और डॉक्टर भी बनेगी, इसे किताबें दो, ये पढ़ाई करेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाने में हर संभव मदद करूँगा, बस तुम पढ़ाई करो। जीजा ने मुझे हाथों के बल चलना सिखाया, बेड से उतरना सिखाया, खुद टॉयलेट जाना सिखाया। धीरे धीरे मैं टॉयलेट सीट पर जाकर बैठने लगी। इस हादसे के बाद भी मैंने 11वीं ड्रॉप नहीं की। अम्मी मुझे व्हील चेयर पर एग्ज़ाम दिलवाने ले जाती थी। मेरी टीचर्स मुझे घर आकर पढ़ाती थी। स्कूल का पूरा मैनेजमेंट मेरे साथ था। स्टूडेंट से डोनेशन लेकर मेरी मदद भी की। आखिरकार 2009 में मुझे आर्टिफिशियल पैर लग गए। इसके बाद मैंने तय कर लिया था कि अब मैं खड़ी हो गई हूँ तो खड़ी होकर ही दिखाऊंगी, बोझ नहीं बनूंगी किसी पर। मैंने 12वीं की और कॉलेज में टॉप किया। मैंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, महाराष्ट्र में 3rd रैंक मिली। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। लगा कि अब तो मैं डॉक्टर बन ही गई हूँ। अस्पताल में काउंसलिंग थी, लेकिन मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि MCI ने मुझे खारिज कर दिया। मुझसे बोला गया कि एक कानून है जिसके तहत 40 से 70% हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को ही मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। आप 89% डिसेबल हैं, आपको दाखिला नहीं मिल सकता। मैंने डॉक्टर संजय कंथारिया को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा कि सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। मैंने तो कोर्ट देखा ही नहीं था और ना ही कुछ पता था कि कैसे याचिका लगाई जाती है। उन्होंने मुझे एक वकील से बात करने के लिए कहा। मैं वकील के पास गई और सारी बात बताई। वकील ने मेरा केस लड़ा। 3 महीने ट्रायल चला। MCI की दलील थी कि ये लड़की एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगी, इसकी वजह से लेक्चर डिले होगा। फिर डॉक्टर बनने के बाद मरीज़ों का इलाज कैसे करेगी, इसलिए इसे दाखिला नहीं मिलना चाहिए। केस की आखिरी सुनवाई थी। अम्मी, अब्बू और वकील ने मुझसे कहा कि आज तुम लोकल ट्रेन से बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचो। पैर कटने के बाद मैं पहली बार लोकल ट्रेन से जोगेश्वरी से CST स्टेशन पहुंचकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। मेरे वकील ने जज से कहा कि सर, ये लड़की लोकल ट्रेन से यहाँ तक आई है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेडिकल नहीं कर पाएगी। बीते 3 महीने से जज मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मैं कैसे चलती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे काम करती हूँ। खैर, फैसले का वक्त आया। मैंने अपने आँख कान बंद कर लिए थे। मुझे लगता था कि मैं केस हार जाऊंगी। तभी मेरे वकील दौड़ कर आए और बोले, रोशन, तुम जीत गई हो, तुम केस जीत गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उस लम्हे को शब्द में बयान नहीं कर सकती। अगले दिन अखबारों में मेरी खबर छपी कि एक लड़की के दाखिले के लिए कानून बदलना पड़ा। इस तरह मुझे MBBS में दाखिला मिल गया। कॉलेज में मैंने बहुत मेहनत की। 4-4 घंटे प्रैक्टिकल के लिए खड़े रहना, लिफ्ट अक्सर बंद रहती थी तो सीढ़ियों से जाना, ऊपर से परिवार की तंगहाली। पहले साल मैंने कॉलेज में टॉप किया। वहाँ से मुझे हौसला मिला। मेरे पैरों में काफ़ी पेन होता था, हर रात रोती भी थी।
फिर खुद को समझाती कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। पैर ही तो गए हैं, दिमाग तो है ना, बाकी बॉडी पार्ट तो है। मैं अपने दिमाग से अपने पाँव पर खड़ी होकर रहूँगी। 2016 में मेरा MBBS हो गया, मैंने टॉप किया। 2018 में मैंने MD के लिए अप्लाई किया तो फिर वही कानून आड़े आया। मैं बहुत उदास हो गई। उसके बाद अखबारों में मेरे बारे में खबर छपी। उसी दौरान सांसद का फ़ोन आया। मैंने उन्हें बताया कि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। नियमों का हवाला देकर मुझे रोका जा रहा है। उन्होंने मेरी बात सुनी और फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मेरा फ़ोन बजा। उधर से आवाज़ आई कि मैं हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, फ़ौरन फॉर्म भरो। एक वक्त के लिए मेरा तो दिमाग ही काम नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। जब मैं फॉर्म भरने लगी तो देखा कि 47% डिसेबिलिटी का फैक्टर हटा दिया गया था। मैंने फॉर्म भरा, MD में मुझे एडमिशन मिला। देश के अखबारों में मेरी फ़ोटो और खबर छप गई कि रोशन की वजह से 20 साल पुराने कानून में बदलाव हो गया है। MD करने के बाद मैंने अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। मुझे अलग अलग जगहों पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाने लगा। मुझे 400 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।